Hello dear, welcome to Castle Campus. Today we are going to start next lecture of Science NCERT for class 10th, in which we will be going to discuss about carbon and its compound. It is part 2 of chapter number 4, carbon and its compound. We have already discussed part 1, in which we have discussed the carbon and its versatile nature as well as some compounds of carbon and valency of carbon. तो इसमें हम देखेंगे कुछ उसके आगे के सेक्शंस जैसे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड्स और जो भी फॉर्म होते हैं उनका फॉर्मूला देखेंगे. उसके बाद से कार्बन की और जो बची हुई टेंडेंसी है वो सारा देखेंगे इसमें, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन दे रखा है जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है. इसके आगे भी हम देखेंगे. और ये जो लेक्चर है हमारा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का. तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं. द नेम्स ऑफ कंपाउंड इन homologous series are based on the names of basic carbon chain modified by prefix और suffix. मतलब कि एक हमारे पास बेसिक कार्बन कंपाउंड है, उसमें जो हम अलग से फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं हाइड्रोजन एटम हटा के, तो उसमें जो नेम्स अल्टर होते हैं, मतलब उसकी नेम्स में अल्ट्रेशन जो होती है बाय मॉडिफाइंग प्रीफिक्स. उसमें प्रीफिक्स कुछ लग जाता है या फिर सफिक्स लग जाता है, जैसे मिथानॉल. तो मीथेन से एच हटा के ओ एच लगाते हैं तो मीथानॉल. ऑयल ग्रुप जो बाद में लग जाता है, मतलब कि एक तरीके से ये सफिक्स हो गया. किसी किसी में प्रीफिक्स भी लगता है, जैसे आप हेलोजन्स ग्रुप लगाओगे तो क्लोर, ब्रोमो, ये सारा आपका जो है प्रीफिक्स लगेगा. तो देखेंगे जैसे नेमिंग ए कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फ्लोइंग मेथड्स. कैसे इसकी नेमिंग करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड. ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड बी नेम एज प्रोपेन. सबसे पहले कार्बन एटम्स काउंट कर लो. 2 1 रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा तो इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, 4 फॉर ब्यूटेन, फिर 5 फॉर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन. इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा. और उसके बाद सेकेंड केस में क्या करेंगे? इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट it is indicated in the name of the compound which either a prefix or a suffix. अगर फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है तो या तो प्रीफिक्स में लगेगा पहले या फिर बाद में लगा होगा. ठीक. If the name of the functional group is to be given as suffix and the suffix of the functional group begins with the vowel letter A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the suffix. For example, a 3 carbon chain with ketone group is named as in the following method. प्रोपेन. प्रोपेन में से E हटा देंगे तो प्रोपेन ONE लग जाएगा, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा. ठीक है. कीटोन ग्रुप के लास्ट में आप क्या लगाते हो? प्रीफिक्स ONE, तो कीटेनॉन हो जाएगा. 4th नंबर जो पॉइंट है, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड. पहले तो सैचुरेटेड के लिए था, अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन और अल्काइन ग्रुप. ठीक. द फाइनल ENE in the name of the carbon chain is substituted by ENE or YNE. For example, the 3 carbon chain with a double bond would call propene. If it has a triple bond, it will call as propine. ठीक है. अब जैसे देख लेते हैं कि हेलो एल्केन्स होंगे. हेलो अल्केन्स मतलब हेलोजन, एक कोई भी एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड में
हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी एक हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारा लगा हुआ है तो प्रीफिक्स क्लोरो या फिर ब्रोमो लगेगा, क्लोरीन लगेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास प्रोपेन है, इसमें एक हाइड्रोजन एटम हटा के और Cl यानी कि Cl यानी कि क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे देख सकते हो फिर एक प्रोपेन है, यहाँ पे क्लोरो की जगह पे ब्यूटेन लगा बिकॉज क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोप्रोपेन। अगला जो है अल्कोहल। अल्कोहल में सफिक्स जो होता है OL होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोपेन ये दे रखा है, प्रोपेन में OH लग गया है, H को हटा के, तो इसको क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल। और अगला जो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सफिक्स आपका AL ऐड हो जाता है, दैट मीन्स दैट वी हैव द प्रोपेन एज गिवन अबव। और इसमें क्या होगा, H हटा के यहाँ OH की जगह O लगा है तो यहाँ पे 2 H को रिप्लेस करना पड़ा है। जो लास्ट वाला आइटम है इसमें H और H 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जिसमें से 2 को रिप्लेस करके यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करने पड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट है वो है हमारा कीटोन ग्रुप। इसमें लास्ट में क्या लगता है OH, लास्ट में इसमें जो लगता है ONE कीटोन में। तो यहाँ देख सकते हो कीटोन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्रोपेन ये दे रखा है, प्रोपेन में COOH ये लगा हुआ है। तो जो बीच वाला कार्बन एटम है इसमें से 2 H को हमने रिप्लेस कर दिया है और इस तरीके से C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ऊपर भी हमने इसको देखा था। अब जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका OIC यानी ओइक एसिड लास्ट में जो होता है प्रीफिक्स सफिक्स लगता है। तो इसमें जो होगा COOH यानी C डबल बॉन्ड OH, इसका जो है फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो H को हटा के ये लग जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड दे रखा है, सेम उसी तरह से अल्कीन्स के लिए ENE लग जाएगा। तो यहाँ पे एक H हटा के डबल बॉन्ड हो गया तो प्रोपीन हो गया। अल्काइंस के लिए YNE लग जाएगा तो एक और H हटा के ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो प्रोपाइन हो गया। आप ये फंक्शनल ग्रुप सारे देख सकते हो। फिर इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले हाफ 3rd नंबर तक, फिर 4 से 7 तक। फिर अगला जो है अगला जो है टॉपिक हमारे पास वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। In this section we will be studying about the chemical properties of the carbon compound, since most of the fuel used are either of carbon or its compound. Combustion सबसे पहले देखेंगे। Carbon in its allotropic form bonds in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। जो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है टू गिव CO2, उसके साथ साथ हमें हीट प्लस लाइट दोनों मिलते हैं। कार्बोनिक कंपाउंड जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, किरोसिन हो गया, सारा। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स also release large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reactions। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 बनाता है प्लस हीट और लाइट निकलता है। CH4 बर्न होता है CO2 प्लस H2O बनाता है, यानी मीथेन जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो
CO2 गैस प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। जब आप देख सकते हो इथेनॉल, इसको इथेनॉल बोलेंगे, CH3CH2OH, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। सैचुरेटेड hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated hydrocarbon compound will give a yellowish flame with lots of black smoke। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ईजिली बर्न होते हैं और कम्प्लीटली बर्न होते हैं, बट अनसैचुरेटेड जो होते हैं कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, ये याद रखना। और क्या देता है? ब्लैक स्मोक विद येलो फ्लेम। दिस रिजल्ट्स इन sooty deposit on the metal plate, however limiting the air supply of air results in incomplete combustion even in saturated। अगर एयर सप्लाई लिमिटेड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी इनकम्प्लीटली उसका कम्बसन होगा, पूरी तरह बर्न नहीं हो पाएगा। The gas kerosene stove used at home has inlet for air so that sufficiently oxygen reach the mixture is bound to give the clean blue flame। जो जैसे कि गैस स्टोव या फिर केरोसिन स्टोव होता है तो उसमें एयर सप्लाई के लिए अलग से जगह दिया होता है ताकि सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके बर्निंग के लिए। इट मीन्स दैट एयर होल्स इज ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। मतलब जब क्या होगा, जब हम जिस यूटेंसिल्स में कुक कर रहे होंगे उसका जो बॉटम होगा काला काला पड़ने लग जाएगा, मतलब कि एयर होल्स हमारे ब्लॉक हो गए हैं, फिर बर्निंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तभी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो रहा है जिसके कारण ब्लैक हो जा रहा है नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें हम कुक कर रहे हैं। फ्यूल सच एज कोल पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। देयर कंबशन results in formation of oxides of sulfur, nitrogen and major pollutant in environment। सबको पता है सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स जो होता है मेजर पॉल्यूटेंट है एनवायरनमेंट में। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन में भी आजकल बहुत ज़्यादा उसका मेजर रोल है आफ्टर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। 5 do substances burn विद और विदाउट फ्लेम। एक केस स्टडी यहाँ पे देख लेते हैं कि जब सब्सटेंस बर्न होता है तो फ्लेम उसमें क्यों प्रोड्यूस होता है या फिर क्यों नहीं होता। ये आपको पता है, ये आप केस स्टडी एक बार पढ़ लेना। ये बस वही है कि कम्प्लीटली कम्बसन होगा तो फ्लेम उसमें होगा, अगर इनकम्प्लीट कम्बसन होगा तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा या फिर बहुत माइन्यूट सा फ्लेम उसमें प्रोड्यूस होगा। फॉर्मेशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होते हैं? तो coal and petroleum have been formed from the biomass which has been subject to various biological and geological process। मतलब बहुत सारे बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल चेंजेस और प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम और कोल बॉर्न होता है बायोमास से, मतलब कि फॉसिल फ्यूल से। कोल इज रिमेन्स ऑफ ट्री फॉर्म्स एंड अदर प्लांट्स लिव्ड इन मिलियंस ईयर्स एगो। मतलब कि बहुत सालों पहले जो ट्रीज हैं, फॉर्म्स हैं या फिर कोई भी प्लांट्स हैं नीचे ज़मीन के नीचे चले गए थे, उससे कोल बना हुआ है। ये दे रखा है किसके वजह से? अर्थक्वेक की वजह से। दीज वेयर क्रॉस्ड इनटू अर्थ परहैप्स बाय अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। दे वेयर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ रॉक्स, मतलब नीचे दब गए थे। दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, ऑयल, गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब इसमें एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती हैं या फिर स्केलेटन जो उसका होता है उसकी भी हेल्प होती है। जो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस जो मिलती है उसमें, कोल में जो है ट्रीज की मेन जो होती है फंक्शनलिटी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोल। और ये कैसे बना था आपको ऊपर देख ही चुके हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर ये अनुमान ही लगाया जा रहा है कि वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक की वजह से अर्थ के लेयर में जो है दब गई थी। और
जो है नेक्स्ट, when they died, their bodies sank to the sea bed and were covered by sludge. Bacteria attacked the dead remains, turning into oil and gas. Under high pressure, they were being subjected to. Meanwhile, the sludge were slowly compressed into rock, and the oil gas seeped into the porous parts of rock and got trapped like water in the sponge. मतलब कि जो डेड एनिमल और प्लांट्स थे वो स्लीट के फॉर्म, स्लीट यानी कि जो बालू होती है, तो बालू की जो एक लेयर होती है उसको सिल्ट बोलते हैं इन द सी, और उससे वो दब गई थी। फिर वो सिल्ट क्या हुआ, कंप्रेस्ड होकर रॉक के फॉर्म में वो एक बड़ा सा पहाड़ के फॉर्म में बन गया कुछ सालों में, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो उसके बीच बीच में ये वाटर, स्पॉन्जी वाटर की तरह से ये जो एनिमल का स्केलेटन था और ट्रीज का वेस्ट मटेरियल था रह गया, और जो बैक्टीरिया थे उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करके ऑयल एंड गैस में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन कैसे होता है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स आर इजली ऑक्सीडाइज इन कंबशन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल है, और इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और हीट, या फिर एसिडिफाइड K2Cl2O7 और हीट, तो ये बन जा रहा है CH3COOH। Okay, then we see that some substances are capable of adding oxygen to the others. The substances are known as oxidizing agent. ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इथेनॉल में ये ऑक्सीजन का एडिशन करके इथेनोइक एसिड बना दे रहे हैं। अब एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम और निकेल, और उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकेल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को फास्ट करवा सकता है या फिर कंट्रोल्ड मैनर में करवाता है। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स व्हाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसमें लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं, व्हाइल एनिमल फैट्स के पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये रेडिकल ग्रुप R से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसमें निकेल कैटलिस्ट और H2 गैस का यूज करके, और इसमें जो है हाइड्रोजन क्या इंसर्ट एडिशन इसका करा रहे हैं, और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन बन जा रहा है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जा रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि चेंज होगा। आपने पढ़ ही रखा है एडिशन रिएक्शन में ऐड होता है, सब्स्टिट्यूशन में एक दूसरे को रिप्लेस करता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन। मतलब दूसरा कोई भी ग्रुप इसमें ऐड किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास CH4 यानी कि मीथेन है, और इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम क्लोरीन का एडिशन सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहें, जो Cl2 से इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl हो जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप देख सकते हो कि जैसे आपके पास था ये CHHH और H, तो यहाँ पे इस वाले H को हटा के और यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया और HCl बन गया अलग से एक प्लस में, ठीक है, ओके। तो अगला टॉपिक जो देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड सच एज इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले इथेनॉल देखते हैं। इथेनॉल में OH जो लगता है, यानी इसका होगा CH3CH2 और OH इसका फॉर्मूला होगा।
ऊपर आपने देखा था। तो इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड सब्सटेंस है एट रूम टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड एक्टिव ingredient of alcoholic drink, लोग पीते भी हैं। In addition, because it is a good solvent, it is used in medicine such as tincture। अभी आजकल आप देख रहे हो हैंड सैनिटाइजर, उसमें भी यूज होता है, कफ सिरप्स में, मैनी टॉनिक्स में यूज होता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेसनेस, मतलब कि आपको एक तरीके से नर्वस कर देगा। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देखते हो अपने घर के आसपास में लोग पी के आते हैं अल्कोहल। इवन थ्रो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज सोशली विस्प्रेड प्रैक्टिस, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल देख लेते हैं, जैसे कि इथेनॉल का आप रिएक्शन देखोगे सोडियम के साथ, तो क्या होगा CH3COO और OH की जगह पे Na यानी सोडियम कनेक्ट हो जाएगा और H2 गैस जो है बाहर निकलेगा, तो सोडियम इथाऑक्साइड बना देगा, इसको बोलेंगे सोडियम इथोक्साइड। अब रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे आप देखते हो CH3COO OHCA इथेनॉल आपका हो गया और H2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो CH2 और CH2 यानी कि इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा था, C डबल बॉन्ड H और H इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, अब इथेनोइक एसिड स्टार्ट करते हैं। इथेनोइक एसिड कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, जो पिकल्स में आप देखते होंगे जनरली यूज किया जाता है एंड इट इज वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन यानी इसमें से 273 माइनस कर दो तो कितना हो गया आपका 17 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। दिस गिव्स राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। The group of organic compound called carboxylic acid are obviously characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acid HCl, which are completely ionized, carboxylic acid are weak acid. HCl जैसा strong acid नहीं है। Reaction of इथेनोइक एसिड एस्टरिफिकेशन, इससे एस्टर बनता है, कैसे बनता है CH3COOH, आपको पता है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, अपने ऊपर भी देखा था। इसकी एस्टरिफिकेशन करना है तो इसको क्या करेंगे, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा देंगे विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा CH3COO और COO और CH3 में चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं एस्टर। आपके स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, अगर लिखना होगा तो ऐसे वो लिखेंगे CH3COO और CH3, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और इसके साथ एडिशन में वाटर भी बाहर आता है। ओके, जिससे आप देख सकते हो यहाँ ये जो है हमारे पास एक फिगर की हेल्प से आप समझ सकते हो, ये जो टेस्ट ट्यूब है ये कंटेन किया हुआ है इथेनोइक एसिड को और इथेनॉल को, और दोनों को नीचे से हीट कर रहे हैं बर्नर की हेल्प से, और ये बीकर जो है इसमें वाटर भरा हुआ है और वायर गेज यानी कि वायर गेज ये है हीट को ट्रांसफ़र करेगा विद इन बीकर, और इस स्टैंड का नाम है ट्राइपॉड स्टैंड। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ईस्टर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जनरली ईस्टर्स आर स्वीट इन स्मेल और सब्सटेंस दैट
दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स और फ्लोरिंग एजेंट्स। मतलब कि ईस्टर जो होता है उसका, तो देखते हैं इसका रिएक्शन कुछ। ये आपको पता ही है कि परफ्यूम्स में यूज होता है जो ईस्टर है, बिकॉज स्वीट इन स्मेल होता है ऑन, और इसका स्मेल बहुत अच्छा है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkali, the ester is converted black to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification because it is used in preparation of soaps. Soaps are sodium potassium salt of long chain carboxylic acid. आप देख सकते हो कैसे बन रहा है सोप्स। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड है, इसके साथ Na2CO3 का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CH3COO Na बन जा रहा है। और ये आपके पास CH3COOH यानी ये आपके पास इथेनोइक एसिड जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, NaHCO3 के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करता है, तो CH3COONA फिर वहीं बन रहा है। और ये क्या होता है, सोप बनता है, इसको एस्पोनिफिकेशन बोलते हैं। और CH3COC2H5 जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो भी CH3COONA बनता है। हमारा मेन कंपाउंड यही है। इसके साथ साथ एक्जुअलिटी जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, CH3C2H5OH यानी इथेनॉल भी बन जाता है इस रिएक्शन में। रिएक्शन विद ए बेस, जो इथेनोइक एसिड है उसका रिएक्शन बेस के साथ कैसा होता है, लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट, सोडियम इथेनॉट commonly called as sodium acetate and water. रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, अभी देखा था आपने इथेनोइक एसिड का कार्बोनेट्स के साथ NaCO3 और NaHCO3 के साथ रिएक्शन हुआ था, तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Salt produced is commonly known as sodium acetate NaOH और CH3COOH, जब और जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो है वाटर CH3COONA. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये आप पढ़ रखा है अपने सोप और डिटर्जेंट, लेकिन एक बार और इसको देख लेते हैं इस टॉपिक को. दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग. द मोस्ट डॉट इज ऑयली इन नेचर एज यू नो. Oil not dissolved in water. The molecules of soap are sodium and potassium salt of long chain carboxylic acid. The ionic end of soap interact with water while the carbon chain interacts with the oil. मतलब दो इसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सोप का, एक कार्बन चैन इस टाइप से और एक आयनिक एंड. ये क्या होता है, आयनिक एंड जो होता है वाटर के साथ और कार्बन चैन जो होता है ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है और इसको किसी तरीके से बाहर निकालने में हेल्प करता है डॉट को ऑन द फ्रॉम द क्लॉथ्स. दिस फॉर्म इज known as emulsion. यहाँ से देख लो सोप मोलिक्यूल्स thus formed a structure of micelles इंटेक्ट करके, और मिसेल्स का स्ट्रक्चर बनाता है. where one end of molecules is towards oil droplet while ionic end faced outside. This form is known as emulsion in water. The soap micelles thus helps in pulling out the dot in water and we can wash our clothes clean. आप फिगर की हेल्प से देख सकते हो, ये लॉन्ग कार्बन चैन है, ठीक है, और ये आपका जो है एक आयनिक एंड है, जैसे आप देख सकते हो Na+, ऊपर के रिएक्शन में था. तो ये क्या करता है, Na+ आयनिक चैन वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और ये लॉन्ग कार्बन चैन डॉट के साथ ऑयल ड्रॉपलेट के साथ इंटरेक्ट करके और मिसेल्स का फॉर्मेशन करता है. एक तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है मिसेल इसको बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स. मिसेल्स आपको पता है इसमें क्या होता है कि टेल और हेड होता है. जो टेल होता है वो किसको बोलते हैं, लॉन्ग कार्बन चैन को टेल बोलते हैं और आयनिक ग्रुप को हेड बोलते हैं. और ये आयनिक ग्रुप जो है
किसके साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ। और जो ट्रेल है ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं मिशेल्स। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेना उसको। अब जो ये चेन है कार्बन का और जो आयनिक ग्रुप है, तो आयनिक ग्रुप वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, तो इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं बिकॉज इसको वाटर से डर नहीं होता। और जो ये लॉन्ग कार्बन चेन है इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं बिकॉज ये वाटर से दूर भागता है और ऑयल डर्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आपको समझ में आ गया। जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जो वाटर के साथ नहीं करता, मतलब वाटर से उसको डर लगता है, फोबिक मतलब डर लगना। फिगर जो इफेक्ट ऑफ सोप ऑन क्लीनिंग और वहीं सारे लिख रखा है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस समरी आप एक बार देख लो, आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। कार्बन इज वर्सटाइल एलिमेंट और दिस इज large variety of compound is formed from the carbon. Covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms as both achieved complete filled outermost shell while forming covalent bonds. Carbon forms covalent bonds with itself and other elements. Carbon also forms compounds containing double bond or triple bonds. उस टाइप के भी compounds बनाता है। ठीक है। The ability of carbon to form chains is known as homologous series. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लोगे, जैसे कि अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कीन्स। तो ये कुछ इसमें अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन या फिर अल्कोहल एच को रिप्लेस करके लगेगा, तो इसको होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच होता है। और ये जो समरी है इसके बाद वाला जो हमने अभी पढ़ा है तो उसी का समरी दे रखा है। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। दिस इज मिस्टर मौर्य नाउ साइनिंग ऑफ।